मैं पहुंचा हूं सोहनगढ़ गांव में। ये गांव पंजाब के फिरोजपुर में है। यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अंजाम दिया है। मेरे पास जो आप छोटा सा पौधा देख रहे हैं, जिस दिन ये बड़ा होगा यहाँ बैठने वाले लोगों को छाया देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी कुदरती खेती यानी नेचुरल फार्मिंग का जो पौधा लगा है, ये जिस दिन बड़ा होगा तो ये अभियान भी आंदोलन की राह पकड़ सकता है। किसानों की एक जो इच्छा है, इस तरह की खेती करने वाले किसानों की जो इच्छा है वो इतनी सी है कि जिस तरह से रासायनिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी को अगर प्रति एकड़ इन किसानों के खाते में सीधे अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो ये अभियान आंदोलन की राह पकड़ सकता है। जी हाँ, इन्हीं सबसे मिलकर बनती है समन्वित खेती। एक ऐसा फार्मिंग मॉडल जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसमें माना जाता है कि जीव का मल प्रकृति का भोजन होता है, वहीं प्रकृति का फल जीव का। इसमें मैं इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास अलग अलग तरह के पेड़ हैं। पेड़ों की 120 स्पीसीज़ हैं मेरे पास, और फसलों की डाइवर्सिटी है। टोटल 50 के करीब मेरी फसलें साल भर में हो जाती हैं। औषधीय पौधे हैं, तो लाइव स्टॉक में बहुत कुछ है। गायें, भैंसें हैं, खरगोश हैं, कबूतर हैं, और उसमें बत्तखें, मुर्गियाँ, बहुत कुछ हैं। तो ये वेजिटेशन और लाइव स्टॉक, ये दोनों को हमने व्यवस्थित किया है एक ही जगह पे। तो इस इंटीग्रेटेड मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मार्केट पे डिपेंडेंसी कम हुई है। लेबर का खर्चा तो उससे केमिकल से ज़्यादा है, लेकिन वो दूसरे खर्चे जो मुझे बाज़ार के गुलाम बनाते थे वो नहीं है। मैं बाज़ार का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपना स्वयं का मालिक हूँ। मेरे पास सिर्फ लेबर की जो मुझे जो पड़ती है, जो कॉस्ट पड़ती है, और उसके अलावा कोई और कॉस्ट नहीं है। यही वजह है सोहनगढ़ के इस खेत में प्रकृति के चक्र को समझा गया। कई तरह के जीवों को यहाँ रखा गया ताकि उनके मल से खेती की प्राकृतिक तासीर को समझा जा सके। स्टार्टिंग में सॉइल बहुत डिप्लीट थी, सॉइल बहुत वीक थी, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी, कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे जैसे मैंने लाइव स्टॉक पे काम किया, तभी मेरी वेजिटेशन ने ग्रो करना शुरू किया। तो आज मैं केमिकल फार्मिंग से पीछे नहीं हूँ, उसके आगे भी नहीं हूँ, तो पीछे भी नहीं हूँ। आने वाले समय में जब मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, अभी तक मेरे फ्रूट प्लांट्स थोड़े छोटे हैं, फ्रूट तो शुरू हो गया है लेकिन थोड़े छोटे हैं। जब उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो मैं केमिकल खेती से डेफिनेटली आगे जाऊंगा। इस खेत में कई नवाचार किए गए। मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल को तैयार किया गया। एक वेजिटेबल टनल का निर्माण किया गया। सब्जियों की बेल ऊपर की ओर चढ़ाई गई, उसके नीचे हल्दी और हरी मिर्च लगाई गई। कमलजीत ने अपने हाथों से महज 17,000 रुपए में एक रूटावेयर बना लिया, जो बेहतरीन तरीके से इस जमीन की गुड़ाई करता है। कमलजीत यहां हर महीने उत्तम खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं, जो लगातार 6 दिनों तक चलता है। ज़रूरत सिर्फ एक जज्बे की है, ज़रूरत सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की है, समर्पण की है। ऐसा ही समर्पण यहाँ जो पास में एक दूसरा जिला है जिसे आजकल रूपनगर कहते हैं, जिसका पुराना नाम रोपड़ है। यहाँ रोपड़ के पास एक गांव में दिलबर सिंह पूरे गांव का गोबर इकट्ठा करते हैं, एक बड़े गोबर गैस प्लांट में उसको डालते हैं और फिर उसकी स्लैरी का उपयोग अपने फार्म पर करते हैं और गैस फ्री में पूरे गांव को सप्लाई करते हैं। ये कहानी गोबर की ताकत बयां करती है। यूं तो आस्था के मुताबिक भी गाय के गोबर में लक्ष्मी यानी धन का वास होता है,
लेकिन रूपनगर का बहादुरपुर एक ऐसा गांव है जहां गोबर के जरिए लक्ष्मी यानी समृद्धि घर घर पहुंची है। यहाँ के एकमात्र गोबर गैस प्लांट से खाना पकाने की गैस गांव के हर घर में सप्लाई की जा रही है। 140 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट लगाया और उस बायोगैस प्लांट से एक पाइपलाइन निकाली जो कि हर घर के सामने से निकाल दी और हर घर को कनेक्शन दे दिया। और वहाँ से हम तकरीबन 6 से 7 घंटे जो डेली हर घर को 2 घंटे करके 3 टाइम में देते हैं। और कुछ घर ऐसे भी हैं जो हमारे प्लांट के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उन्हें हमने 24 घंटे गैस सप्लाई की है। तो आप कह लो कि उनका हमने पर मंथ कम से कम 800 रुपये का खर्चा जो है वो कम कर दिया है। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। जब से हमारे यहाँ बायोगैस प्लांट लगा है तब से हमें इसकी बहुत ज़्यादा सुविधा है। पहले हमें 2-2 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती थी और इतना टाइम लग जाता था कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता था। इसलिए जब से यहाँ पर बायोगैस प्लांट लगा है तब से हमें इसकी बहुत ज़्यादा सुविधा है। हमारी इच्छा है कि ये प्लांट हर एक गाँव में होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इसी गोबर गैस से पूरे गांव का चूल्हा जलता है, वो भी निशुल्क। जी हां, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ताकत है 150 गाय और 140 घन मीटर के गोबर गैस प्लांट की। दरअसल ये भूमिगत 140 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट है। इसी के साथ लगा करीब 150 गायों का ये डेयरी फार्म है। ये प्लांट डेयरी फार्म के दोनों ओर बनी भूमिगत नालियों से जुड़ा है, जिससे बहकर गायों का गोबर और पेशाब पानी के साथ लगातार प्लांट में जाता रहता है। प्लांट के ऊपर से गैस बनकर बाहर निकलती रहती है, वहीं गोबर सैलरी खाद के रूप में इन गड्ढों में इकट्ठा होता रहता है। ये सैलरी किसानों को बेची जाती है। किसान इसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते किसान ज्यादा लाभदायक ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं। जो गोबर गैस की स्लरी है उसका हम यूज़ ऐसे करते हैं कि हमने एक टैंकर लगा रखा है, तो वो टैंकर को भरते हैं, वो उससे हम 200 रुपये पर टैंकर चार्ज करते हैं, तो वो लोग अपने खेतों में उसे डाल देते हैं। तो वहाँ से आप कह लो हम खेतों में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल रहे हैं, तो उन्हें कम से कम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आते हैं वो यूज़ करने पड़े। गोबर की ताकत कितनी है, इसका अंदाजा आप भारत के 53 करोड़ से ज्यादा पशुधन से लगा सकते हैं, जिनसे हमें रोजाना 1 करोड़ टन गोबर मिलता है। इसमें अगर पराली सरीखे बायोमास को भी जोड़ दिया जाए तो ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सरकार भी बड़े गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। आपको बता दें कि गोबर गैस प्लांट में 55 से 75% मीथेन का उत्सर्जन होता है, जिसका उपयोग खाना बनाने, ट्यूबवेल चलाने और गाड़ी चलाने के काम में हो रहा है। ये बायोगैस तकनीक ऐसी तकनीक है जिसकी शुरुआत भारत में चीन से पहले हुई थी। भारत में पहला प्लांट 1937 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुणे केंद्र ने दादर में बनाया था। और ये जो तकनीक है इससे देश की एक नहीं कई समस्याओं को एड्रेस करती है। तकनीक सबसे बड़ी समस्या ये एड्रेस करती है कि आज हमारी जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, अगर मिट्टी को स्वस्थ करना, उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए इस तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है हमारे वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आती है हमारे एनर्जी सफिशिएंसी के लिए रूरल एरिया में खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में आज ये ऐसी तकनीक बन चुकी है कि अगर देश को आगे बढ़ना है, हमें एक अच्छा वातावरण रखना है, किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है
और अच्छा उत्पाद लेना है और मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो इस तकनीक को हमें पॉलिसी तौर पे ही अपनाना पड़ेगा। दरअसल हमने ये समझने में देर लगा दी कि गोबर गैस प्लांट की निकलने वाली सलैरी उसका मुख्य उत्पाद है और गैस दूसरा। प्रोफेसर डबास का कहना है कि पशुओं की संख्या के हिसाब से हर किसान के खेत पर गोबर गैस को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर पशुधन प्लांट सैलरी यानी उससे निकलने वाली खाद और खेतों के बीच एक कड़ी स्थापित की जाती है, इससे निकलने वाली ऊर्जा से ट्यूबवेल का चलना भी तय है। बहुत से लोगों ने इसका बहुत ही उचित उपयोग किया है, जहाँ पे ये प्लांट उस परिवार की न केवल एनर्जी की सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे उनका खाना बन रहा है, बिजली चल रही है या उनका चैप कटर चल रहा है, या सारे के सारे जो काम है घर के वो केवल बायोगैस के माध्यम से हो रहे हैं। इसके साथ साथ में उनके जो खेत की जितनी भी पोषण की आवश्यकता है, इनकी जो खाद की आवश्यकता है, वो भी इसकी सैलरी के माध्यम से पूरी हो रही है। और आज जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं बायोगैस के माध्यम से, क्योंकि इसकी खाद सबसे महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हमने आपको ऐसे किसानों की कहानी से रूबरू कराया जो इनोवेटिव फार्मिंग करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, उत्पादन का प्रसंस्करण खुद करते हैं, उसकी पैकेजिंग खुद करते हैं, मार्केटिंग खुद करते हैं।